नमस्कार दोस्तों, वीपी स्टूडेंट कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आर.के. राजपूत के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बुक की जो हम लोगों का इसमें क्विक रिवीजन सेशन चल रहा है, उसका बस एक ही पर्पज़ है कि आप एसएससी जेईई जो हम लोगों का टारगेट है उसमें टेक्निकल पोर्शन में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें कम समय में। इसलिए मैं आपको पूरे ट्रिक के साथ जो भी कम समय वाला होता है उसे मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैं इस किताब का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ इसमें आपको, और ये कराने का मेरा पर्पज़ बस एक ही है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, आप सारे क्वेश्चन कर सकें। क्योंकि एसएससी जेईई एक ऐसा है ना, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा देता है। और यकीन मानिए कि इस बुक को लगभग जितने भी एसएससी अगर पिछले 10 सालों के क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, ठीक, तो इससे 70% क्वेश्चन कवर करता है आपका एसएससी जेईई, सिर्फ आर.के. राजपूत। इसीलिए मैंने इसे कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अब एक एक क्वेश्चन कराने का दूसरा पर्पज़ क्या है हमारा, कि बाय द वे अगर आपके पास बुक की अवेलेबिलिटी नहीं है, हो सकता है कहीं आप बाहर हैं या फिर आप जॉब वर्किंग हो और जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको सवाल लगाने में, क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं पहले क्वेश्चन से शुरू करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन तक जाता हूँ, ठीक है ना। और इसके बावजूद भी अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। मैं आपके सभी प्रकार के प्रश्नों को, सभी प्रकार की जितनी दुविधाएं हैं आपकी, उन्हें दूर करने की कोशिश करूँगा, ठीक। दोस्तों, बीच बीच में क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जो मैं छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ, आप लोग इसे किसी नोट्स में जरूर नोट करते जाइएगा और उसे पढ़ते भी जाइएगा, रिवीजन भी करते जाइएगा, क्योंकि वह किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और अधिकतर पूछे भी जाते हैं। हो सकता है इस बार भी पूछ ले कोई ना क्वेश्चन, ठीक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, सही लगे, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और उन लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा जो इस समय जेईई की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इस समय चैप्टर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। ये मेरा हम लोगों का तीसरा और अंतिम वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि दो कैपेसिटर हैं ए और बी, एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड हैं और इन दोनों के और जो वोल्टेज है वह 100 वोल्ट की सप्लाई इनके अक्रॉस दी जा रही है, ठीक। अब देखिए, अब कैपेसिटर ए की जो वैल्यू है वह 60 वोल्ट है और कैपेसिटर 2 की जो वोल्टेज वैल्यू है 40 वोल्ट है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि कैपेसिटर ए के ऊपर, जो सीरीज में लगा हुआ कैपेसिटर ए के ऊपर 2 माइक्रोफैरड की वैल्यू की जो कैपेसिटर है वह पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब इससे क्या होता है, बी के ऊपर जो वोल्टेज है वह 90 वोल्ट हो जाता है, जो पहले 40 वोल्ट था वह 90 वोल्ट हो जाता है। तो अब कह रहा है कि अब जो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी ए और बी की। देखिए, दो कैपेसिटर हैं सीरीज में कनेक्टेड हैं ए और बी, माना हमने दो कैपेसिटर है सीरीज में ए और बी और इसके अक्रॉस एक बैटरी सोर्स लगा दिया, ठीक है ना। और ये टोटल कितने की है, 100 वोल्ट की है। तो देखिए, V1 की वैल्यू यहाँ कितनी दी है, 60 वोल्ट, और V2 की वैल्यू कितनी दी है, 40 वोल्ट, ठीक। अब माना कि ये ए है और ये बी है, ठीक है ना। अब देखिए, अब कह रहा है जब हम ए के अक्रॉस एक पैरेलल में 2 माइक्रोफैरड का एक और कैपेसिटर लगा देते हैं, तो लोग लगा दिया हमने 2 माइक्रोफैरड का, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 माइक्रोफैरड। और तो देखिए, ये तो 100 वोल्ट का है, तो ये ए है, ये बी। तो कह रहा है कि इस पर जो वोल्टेज है वह 40 से बढ़ के 90 हो जाता है, और जब 90 हो गया तो इस पर क्या हो जाएगी, ये 10 वोल्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 वोल्ट, और V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 वोल्ट, ठीक है ना। अब ये 2 माइक्रोफैरड का है, तो अब हमें इन दोनों की जो कैपेसिटर है इनकी वैल्यू बतानी है कि C1 बराबर कितना होगा और C2 बराबर कितना होगा। देखिए, फिगर 1 की बात करते हैं इसकी, ठीक है ना। तो दोनों में कैपेसिटेंस दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, तो इसलिए दोनों में करंट मतलब चार्ज समान होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि Q1 इक्वल टू Q2, ठीक है ना। अब देखिए, अब होता क्या है, C1 V1 बराबर C2 V2। अब यहाँ पे C1 V1 की हमें वैल्यू निकालनी है, तो देखिए, अब C1 इंटू 60 इक्वल टू C2 इंटू 40, ठीक है ना। तो देखिए, अब इसकी C1 वैल्यू की वैल्यू आ गई 40/60 बराबर 2/3। हम कह सकते हैं कि C1 बराबर 2/3 C2। ये वैल्यू आप लोग ध्यान दीजिएगा, इतना हो गया, ठीक। अब देखिए, अब हम इस फिगर पे आते हैं, दूसरे वाले पे। अगर हम इस फिगर पे आते हैं तो यहाँ पे भी देखिए सीरीज में है, तो चार्ज कहाँ है, दोनों में सेम है, Q1 बराबर Q2, ठीक है ना। तो अब Q1 बराबर क्या होता है, C1 V1, और Q2 बराबर क्या होता है, C2 V2। अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है, अब देखिए ये दोनों जो कैपेसिटर हैं पैरेलल में है। अब पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, माना यहाँ पे कैपेसिटर C1 है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो कितना आएगा,
C1 प्लस 2 आएगा ना, क्योंकि पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा C1 प्लस 2। तो ये हमारा C1 की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे हम ये वैल्यू रख लेंगे। तो C1 प्लस 2, अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज वैल्यू क्या है 10 वोल्ट, ठीक, क्योंकि यहाँ 90 हो गया तो यहाँ 10 होगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे इंटू 10, अब बराबर C2 की वैल्यू क्या है, C2 ही है, और V2 बराबर 90। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे तो 10 C1 प्लस 20 बराबर C2 गुणते 90, ठीक है ना। तो अब देखिए इसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे C1 दिया है, अब C1 की वैल्यू देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने निकाला था कितना दिया है 2/3 C2, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब 10 गुणते 2/3 C2 धन 20 बराबर C2 गुणते 90, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब इसे सॉल्व करने के बाद हम लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी C2 बराबर 3 गुणते 20/250। सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी 0.24, ठीक। माइक्रोफैरड में दी थी तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे माइक्रोफैरड में। अब देखिए, अब ये C2 की वैल्यू आ गई, तो अब C2 की वैल्यू आ गई तो C1 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो C1 की वैल्यू यहाँ क्या दी थी, C1 बराबर 2/3 गुणते C2 दिया था ना। तो अब इसमें वैल्यू रख लेंगे तो 2/3 गुणते 24, तो 3.8 बराबर क्या आ जाएगा 0.16 माइक्रोफैरड। तो ये आपकी C1 की वैल्यू आ गई और ये आपकी C2 की वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है ना। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक एयर कैविस्टर है, उसकी कैविस्टेंस जो है 0.005 माइक्रोफैरड है, उसे एक डीसी वोल्टेज एक डायरेक्ट वोल्टेज दिया जा रहा है 500 वोल्ट का, ठीक है ना। अब देखिए उसे डिस्कनेक्ट कर दिया गया। अब डिस्कनेक्ट करने के बाद उसे तेल में डुबोया जाता है, और तेल की रिलेटिव परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है 2.5 दिया है। अब कह रहा है कि तेल में डुबाने के पहले और तेल में डुबाने के बाद जो उसमें एनर्जी स्टोर थी कैविस्टर की वह कितनी होगी, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों इसमें कुछ भी बात नहीं है, बहुत बच्चे क्वेश्चन को देखने के बाद ही छोड़ देते हैं, लेकिन बस थोड़ा दिमाग लगाने की बात होती है, सोचने की जरूरत होती है। सबसे पहले वैल्यू क्या दी है उसे नोट करते हैं। देखिए C इक्वल टू कितना दिया है 0.005 माइक्रोफैरड मतलब, ठीक है ना। अब देखिए और V की वैल्यू कितना दिया है 500 वोल्ट, ठीक है ना। अब एप्सिलॉन आर की वैल्यू मतलब रिलेटिव परमिटिव की वैल्यू कितना दिया है 2.5। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि E बराबर हाफ CV स्क्वायर, तो इसी फार्मूले में हम लोग इसे पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। तो देखिए 1/2 अब गुणते 0.005 गुणते 10⁻⁻⁶ मतलब माइक्रो में था ना। अब देखिए अब V की वैल्यू क्या है 500 का वर्ग, ठीक है ना। तो अब देखिए इसे सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 625 गुणते 10⁻⁶ जूल, ठीक है ना। ये तो थी डुबाने के पहले एनर्जी, क्या था ये डुबाने के पहले मतलब अभी सेम। अब डुबाने के बाद आ गया तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये जो इतना रिलेटिव परमिटिविटी दिया है ना उसी में से इसका हम लोग भाग कर देंगे। तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 250 गुणते 10⁻⁻⁶ जूल। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा ऑप्शन बी। दोस्तों कह रहा है कि अ कैपेसिटेंस ऑफ 100 माइक्रोफैरड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस ऑफ 8000 ओम। एक आरसी सर्किट है जिसकी कैपेसिटेंस जो है 100 माइक्रोफैरड है और रेजिस्टेंस वैल्यू 8000 ओम है, ठीक है ना। तो कह रहा है टाइम कांस्टेंट क्या होगा। तो देखिए आरसी सर्किट है तो दोस्तों आरसी सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम कांस्टेंट बराबर CR होता है। तो कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मली गुणा ही करना है। तो ये फार्मूला आप लोग ध्यान रखिए कि CR मतलब आरसी सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होता है वह CR होता है। और अगर हम वहीं LR सर्किट की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है टाउ बराबर L/R हो जाता है। ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है लेकिन ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो देखिए अब नॉर्मल वैल्यू रख लीजिए। C की वैल्यू कितनी दी है 100 माइक्रोफैरड 100 गुणते 10⁻⁻⁶ और R की वैल्यू कितनी दी है 8000 ओम। तो इसकी वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, सॉल्व करेंगे तो आएगा इसकी वैल्यू 0.8 सेकेंड। टाइम कांस्टेंट पूछा है तो सेकेंड में देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ केबल कैपेसिटर वोल्टेज ग्रेडियंट इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ। देखिए मैंने बताया था कि वोल्टेज ग्रेडियंट कह रहा है कि किसी केबल में वोल्टेज ग्रेडियंट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो दोस्तों वोल्टेज ग्रेडियंट किसी केबल में सबसे ज़्यादा कंडक्टर पर होता है, वही कंडक्शन कहलाता है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ एन आरसी सर्किट इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरेशन विच कैपेसिटर चार्जिंग वोल्टेज एक्चुअली राइजेस टू। कह रहा है कि एक आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट जो होता है वह
आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट जो होता है वह उसके फाइनल वैल्यू के कितने % बढ़ता है जब कैपेसिटर चार्ज होता है। तो दोस्तों देखिए, एक होता है यहाँ पे अगर वोल्टेज की बात करें, चार्जिंग वोल्टेज की बात करें, ठीक है ना, अगर यहीं पे करंट की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए, अगर हम वोल्टेज की बात करते हैं तो जो कैपेसिटर चार्जिंग, तो कैपेसिटर की जो चार्जिंग वोल्टेज होती है वह उसके फाइनल वैल्यू से 63.2% ज़्यादा होती है, ठीक है ना, 63.2% ज़्यादा होती है। तो आप लोग इससे ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये एसएससी जेईई में पिछले 5 सालों में 2 बार पूछा गया है, एक बार इसके लिए और सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है अगर हम लें करंट से रिलेटेड, तो ये है क्वेश्चन नंबर 133। देखिए, हाँ 33 सीधा, द टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट, मतलब आरसी सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट है तो कह रहा है कि द टाइम ड्यूरिंग विच द चार्जिंग करंट फॉल्स टू % ऑफ इज इनिशियल मैक्सिमम। देखिए, यहाँ वोल्टेज की बात कर रहा था तो कह रहा था कि फाइनल वैल्यू से 63.2% ज़्यादा होती है इसकी, ठीक है ना, चार्जिंग वोल्टेज। और अगर हम करंट की बात करें तो करंट कह रहा है कि इसके इनिशियल मैक्सिमम वैल्यू से जो चार्जिंग करंट होती है वह 37% कम होती है, मतलब गिरती है। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था नॉर्मली कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/D, ठीक। यहाँ पे ये एरिया हो गया और ये प्लेट सेपरेशन मतलब डिस्टेंस हो गया, और बाकी के बारे में आप जानते ही हैं। तो वही कह रहा है कि प्लेट एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, प्रभावित होता है, प्लेट सेपरेशन के ऊपर या नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक के ऊपर या किसी में भी नहीं, तो दोस्तों ये सबके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ, कैपेसिटर क्या कंसिस्ट करता है दोस्तों, ये कंडक्टर सेपरेटेड बाई एन इंसुलेटर, मतलब डाइलेक्ट्रिक, ठीक है ना, बताया था कैपेसिटर है तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक ही है ना, और ये 2 कंडक्टर प्लेटेड हैं। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, परमिटिविटी इज एक्सप्रेस्ड इन, मैंने बताया था कि परमिटिविटी की यूनिट जो होती है फैरेड पर मीटर होती है। अब अगला क्वेश्चन है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है सबके ऊपर डिपेंड करती है, मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर भी, टेम्परेचर के ऊपर भी, थिकनेस के ऊपर। मैंने अभी आपको एक जो रिलेशन बताया था ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, मतलब कोई इंसुलेटर है, कोई विद्युत रोधी पदार्थ है, उसकी जो वोल्टेज है उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा। दोस्तों, मैंने बताया था कि एक इंसुलेशन का पंचर होना, शॉर्ट में बताया था। तो अगर किसी इंसुलेटर का वोल्टेज जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए तो इंसुलेशन पंचर हो जाता है और वह क्रैक हो जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे कम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस में होती है, तो सबसे कम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर में होती है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 वोल्ट पर मीटर किसके बराबर होता है, तो 1 वोल्ट पर मीटर 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। यह 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक बार PGCIL में पूछा था और एक बार UPPCL में पूछा था। और अगला क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट इज सेम एज कितना होता है। दोस्तों, मैंने बताया था कि V बराबर क्या होता है, W/Q, तो W की यूनिट क्या हो गई, जूल, और Q की यूनिट क्या हो गई, कूलम। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। तो अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द कैपेसिटेंस बिटवीन 2 प्लेट इन इंक्रीजेज विच, मतलब जो 2 प्लेटों के बीच कैपेसिटेंस होता है वह कब इंक्रीज होता है। तो दोस्तों देखिए, जितना बड़ा प्लेट एरिया होगा, मैंने आपको बताया था ना यही फार्मूला, देखिए कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/D, मतलब अगर ये डिस्टेंस जितनी कम होगी कैपेसिटेंस बढ़ेगा और A जितना बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये वाला, अब देखिए ये वाला किस में बैठ रहा है, ये आंसर बैठ रहा है D में, कि लार्जर प्लेट एरिया एंड शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। तो इसका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा D। क्वेश्चन को समझिए, आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को कर लेंगे, याद करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है द कैपेसिटेंस C इज चार्ज थ्रू और रेजिस्टेंस R। एक कैपेसिटर C है वह एक रजिस्टर R के थ्रू चार्ज होता है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि उन दोनों के बीच टाइम कांस्टेंट क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि RC सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होता है वह टाउ बराबर RC होता है। तो टाउ बराबर कितना होता है, RC, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है कि द ब्रिज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो देखिए, कह रहा है कि कैपेसिटेंस किस ब्रिज के माध्यम से मेजर करते हैं। तो मैंने आपको इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ था वहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था कि सीरिंग ब्रिज के माध्यम से हम लोग कैपेसिटेंस को मेजर करते हैं। देखिए, अब कैपेसिटेंस से और क्या क्या हम लोग वैल्यू करते हैं, मेजर करते हैं। देखिए, कैपेसिटेंस से रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग मेजर करते हैं, पावर फैक्टर मेजर करते हैं, ठीक है ना, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मेजर करते हैं और डिसिपेशन फैक्टर मेजर करते हैं। ये जिन 5 के बारे में बताया, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक 80 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है और उसके अक्रॉस जो सप्लाई वोल्टेज है वह 250 वोल्ट है। तो कह रहा है कि कितना चार्ज वह एक्वायर करेगा,
देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सिर्फ फार्मूले के ऊपर है। तो आप लोग देखिए Q बराबर क्या होता है, Q बराबर CV, ठीक है ना। अब यहाँ पे C की वैल्यू कितने दिए हैं, 80 माइक्रो फैरड, ठीक है ना। तो देखिए कहाँ गया यार क्वेश्चन, ये है 145, 80 माइक्रो फैरड। तो C की वैल्यू कितना है, 80 गुणते 10 की घाते ऋण 6, और अब V की वैल्यू 250 रख लेंगे। तो इसे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 0.02 कूलाम। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 146 कि एक कैविस्टर है, जब उसे ओमीटर से टेस्ट किया जाता है तो ओमीटर की जो रीडिंग होती है वह 0 हो जाती है, ठीक है ना, और 0 होने के बाद वहीं पर रुक जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर कैविस्टर की ओमीटर की जो रीडिंग है अगर 0 हो जाती है तो इसका मतलब कैविस्टर जो है शॉर्ट सर्किट है। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी के आधार पर आगे 2-3 क्वेश्चन है, और ये SSC में पूछा गया क्वेश्चन है, इसे आप लोग हल्के में न लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कैपेसिटेंस ऑफ 1 माइक्रो फैरड इक्वल्स। तो ये आप नॉर्मली सभी जानते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 फैरड, ठीक है ना। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस डाइलेक्ट्रिक प्रोड्यूसेज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 50 टाइम्स ग्रेटर देन एयर। कह रहा है दोस्तों कि एक डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस वोल्टेज सप्लाई की जाती है तो यह 50 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड उत्पन्न करता है हवा की अपेक्षा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अब जो नया डाइलेक्ट्रिक होगा वह कितना होगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि एयर में रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, एयर के लिए ER=1 होती है ना। तो वही कह रहा है कि जब हवा के लिए 1 है तो कितना गुना ज़्यादा कर रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कितना गुना है, 50 गुना ज़्यादा है। तो अब इसका तो नए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है ना, जो डाइलेक्ट्रिक का कितना हो जाएगा, 50 गुना ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पीछे एक बार आ चुका है, मैंने बताया था। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग कैविस्टर ऑफ आइडेंटिकल रेटिंग विच वन विल हैव द स्मॉलेस्ट डायमेंशन। तो देखिए मैंने आपको बताया था दोस्तों कि सिरामिक कैविस्टर एक ऐसा कैविस्टर होता है जो डायमेंशन में, मतलब फिजिकल देखने में तो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसकी वैल्यू जो होती है ना वह ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से कह रहा है कि सबसे कम स्मॉलेस्ट डायमेंशन किसकी होती है, सिरामिक की। और यही पूछ ले कि निम्नलिखित में से अगर फिजिकल सबकी जो साइज सेम है तो वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी होगी, वह भी सिरेमिक कैविस्टर की ही ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि देखिए ये क्वेश्चन पीछे आ चुका है कि एन अनचार्ज कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर अ चार्ज कंडक्टर। एक अनचार्ज मतलब अनावेशित कंडक्टर है, यदि एक आवेशित कंडक्टर के पास ले जाया जाता है तो क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जब एक अनचार्ज कंडक्टर मतलब किसी चार्ज कंडक्टर के पास ले जाया जाता है तो वह जो अनचार्ज कंडक्टर होता है वह भी चार्ज हो जाता है, ठीक है ना। और जो चार्ज कंडक्टर होता है उसके ऊपर जो कंडक्टिविटी है वह बढ़ जाती है, और यह किसके कारण होता है, वह इंडक्शन के कारण होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। समझने वाली बात है, यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए ये कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ एन अनचार्ज कंडक्टर टू द नियर अ चार्ज 1। कह रहा है कि अगर एक अनचार्ज कंडक्टर हम किसी चार्ज कंडक्टर के पास ले जाते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि अगर कोई अनचार्ज कंडक्टर किसी चार्ज कंडक्टर के पास ले जाते हैं तो जो चार्ज कंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी जो है वह बढ़ जाती है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का भी सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेपर कंडेंसर जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा फिक्स होती है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माइका कैविस्टर आर कैरेक्टराइज बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग। देखिए माइका कैरेक्टरिस्टिक जो होता है उसके स्टेबल ऑपरेशन होता है, उसमें सही बात है, एक्यूरेट वैल्यू होती है माइका कैविस्टर की, उसमें लॉसेज बहुत कम होता है, लेकिन जो उसमें लीकेज रिएक्टेंस होता है वह थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और ये तीनों उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक वेरिएबल कैविस्टर है 100 माइक्रोफैरड का, वह 0.35 माइक्रोकूलाम का चार्ज को कैरी करता है, ठीक है ना। तो अब उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 154 कह रहा है कि एक वेरिएबल कैविस्टर है, उसकी जो वैल्यू है 100 माइक्रोफैरड का है, ठीक है ना। अब वह कैविस्टर जो है 0.35 माइक्रोकूलाम की चार्ज को कैरी करता है। अब कह रहा है कि यदि इस कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है 40 पिकोफैरड हो जाए, 100 माइक्रोफैरड से 40 पिकोफैरड हो जाए, और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, ठीक है ना, तो रिडक्शन के बाद क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसे समझिए, मे भी एग्जाम में आ जाए। देखिए होता क्या है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, सबसे पहले आप उसे नोट कीजिए। देखिए C1 की वैल्यू क्या दी है, मतलब स्टार्टिंग में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या दिया है 100 माइक्रोफैरड है, ठीक है ना। अब वो कितना चार्ज कैरी कर रहा है 0.35
माइक्रोकुलाम। अब देखिए अब C2 की वैल्यू क्या है, मतलब घट करके कैपेसिटेंस कितनी हो गई 40 पिकोफैरड, ठीक है ना। अब कह रहा है अब घटने के बाद वोल्टेज की वैल्यू पूछा है कि कितना हो जाएगा। ठीक, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सिर्फ कंसेप्चुअल है, समझिएगा। देखिए यहाँ पे 100 माइक्रोफैरड का एक हमने कैपेसिटर लगा दिया है, इसके क्रॉस वोल्टेज V है और इसके जो चार्ज है वो कैरी कर रहा है 0.35 माइक्रोकुलाम, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि C बराबर क्या होता है, C बराबर Q बाई V, मतलब चार्ज बाई वोल्टेज, ठीक है ना। तो इससे हम V की वैल्यू निकाल लेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा Q बाई C। तो अब Q की वैल्यू कितनी दी है 0.535 और C की वैल्यू कितनी दी है 100, ठीक है ना। तो ये आ गई। अब देखिए अब हम लोग जानते हैं, देखिए अगर हम अब इसकी बात करें तो देखिए इससे एक रिलेशन निकल रहा है ना कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/C, ठीक है ना। तो अब इससे हम लोग कह सकते हैं कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, मतलब वही हुआ सेम। तो अब देखिए अब 100 माइक्रोफैरड की बात कर रहा है तो 100 माइक्रोफैरड में है कितना कैरी चार्ज कर रहा है कि हम लोग कह सकते हैं कि 1/, अभी की वैल्यू कितनी दी है 0.35/100। अब इसे कितना आ जाएगा 100/0.35, ठीक है ना। तो अब 1 माइक्रोफैरड में कितना चार्ज कैरी करेगा, 1 माइक्रोफैरड में कितना चार्ज कैरी करेगा। देखिए यहाँ पे 100/0.35 है। अब ये भी 100 जो इधर से आया है तो ये नीचे चला जाएगा, तो 100 से ये 100 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1/0.35। तो ये जो 1 माइक्रोफैरड है ना वह 1/0.35 में मिल रहा है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अब कैपेसिटेंस क्या कह रहा है कि अब 40 पिकोफैरड का है, ठीक है ना। तो इसे कितना है 40 पिकोफैरड। अब 40 पिकोफैरड मतलब 1 पिको बराबर होता है 10⁻⁻12 फैरड, ठीक है ना। अब इसे माइक्रो में बनाने के लिए हम लोग 10⁻⁻6 से भाग देते हैं कितना। अब इसे माइक्रो में वैल्यू दी है तो इसे माइक्रो में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से हम भाग देते हैं। तो अब भाग देने के बाद देखिए तो अब कितना हो जाएगा 40 गुणित 10⁻⁻6 फैरड, ठीक है ना। अब देखिए अब इससे हम लोग देखते हैं कि अब 40 गुणित 10⁻⁻6 में कितना मिल रहा है हमें 1/0.35 गुणित 40 गुणित 10⁻⁻6, मतलब उतना गुणा कर देंगे ना इस तरफ आएंगे। अब देखिए अब जो इसकी वैल्यू आती है ना तो इसकी वैल्यू जब घटाने के बाद हमें आएगी तो वही आएगी 1/8750। देखिए कहने का मतलब ये है, मैं एकदम क्लियर लिख देता हूँ तब आपको शायद समझ में आ जाए कि 40 गुणित 10⁻⁻6 कैरी करेगा कितना 1/0.35 गुणित 40 गुणित 10⁻⁻6, ठीक है ना। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8750, ठीक है ना। अब देखिए अगर अब हम इसकी तुलना C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V से करें तो C की वैल्यू ये हो जाती है और V की वैल्यू ये हो जाती है। तो यही हमें चाहिए था वोल्टेज कि अगर जो कैपेसिटेंस है घटा करके 40 पिकोफैरड कर दिया जाए तो इसकी तो वोल्टेज क्या हो जाएगी। तो वोल्टेज दोस्तों 8750 वोल्ट हो जाएगी। यही हमसे पूछा गया था, कुछ नहीं है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा बहुत समझने की जरूरत है और कुछ नहीं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ पोटेंशियल ऑफ 400 वोल्ट इज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर है उस पर 400 वोल्ट का पोटेंशियल जो है अप्लाई किया जा रहा है। तो और उन दोनों जो प्लेट हैं प्लेटों के बीच की दूरी जो है वह 4 mm है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। दोस्तों मैंने आपको एक सिंपल सा फार्मूला बताया था कि E बराबर क्या होता है V/T, ठीक है ना। तो आप यहीं पे वैल्यू रख लीजिए। देखिए V की वैल्यू कितनी दी है 400, D की वैल्यू कितनी दी है 4 mm। अब 4 mm दी है तो मतलब उसे मीटर में चेंज करेंगे तो 4 गुणित 10 के आते 3 हो जाएगा। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 100 kV/mm, ठीक। तो इस प्रकार आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि फॉर अ गुड 0.05 माइक्रोफैरड कैपेसिटर ओमीटर रीडिंग शूट, मतलब कह रहा है कि एक 0.05 माइक्रोफैरड की कैपेसिटर है, अगर हम उसे ओमीटर से टेस्ट करते हैं तो ओमीटर रीडिंग क्या होगी। तो दोस्तों देखिए कुछ समय के लिए बहुत मोमेंटली कर रहा है ना, तो कुछ समय के लिए बहुत कम रेजिस्टेंस शो करेगा, उसके बाद अचानक में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा एक अच्छे 0.05 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर के लिए। अब अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि द ओमीटर रीडिंग फॉर अ शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि 146 में, ठीक है ना। तो यहाँ कह रहा है कि यदि ओम मीटर का जो रीडिंग है तो वह शॉर्ट सर्किट दिखा रहा है कैपेसिटर का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटर की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है ना।
शॉर्ट सर्किट कैविस्टर के लिए ओमीटर रीडिंग हमेशा 0 दिखाएगा। फिर से बता रहा हूँ कि शॉर्ट सर्किट अगर कैविस्टर है तो उसकी रीडिंग क्या है, ओमीटर की 0 होगी। अगर ओपन सर्किटेड है तो ओमीटर की रीडिंग क्या दिखाएगी, इनफाइनाइट। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई एग्जाम्स में पूछते हैं। ये वाला क्वेश्चन नंबर है 157, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन करा है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका भी है। करा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैविस्टर विल हैव द लीस्ट एनर्जी स्टोर्ड इन इट। करा है निम्नलिखित वैल्यू जो दी है इनमें सबसे कम वैल्यू किसमें है। तो देखिए अब एक नॉर्मली मतलब वैल्यू आपको पुट करनी होगी, इसके लिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहले किसकी किसकी वैल्यू दी है, यहाँ पे माइक्रोफैरेड मतलब सी की वैल्यू दी है और वी की वैल्यू दी है। तो सब में हम लोग और एक हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला जानते हैं कि ई बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखिए ऑप्शन ए की बात करते हैं। तो देखिए तो 1/2 गुणते सी की वैल्यू कितनी दी है, 20 गुणते 10 की घाते ऋण 6। अभी की वैल्यू कितनी दी है, 400 गुणते 400। जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.6 फैरड, ठीक है ना। मैंने सॉल्व किया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर हम इसी प्रकार से बी की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ई बराबर हाफ सी वी स्क्वायर में रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 12.5 फैरड। कितना, 12.5 फैरड। और इसी प्रकार से अगर हम सी में वैल्यू रखें 1/2 हाफ सी वी स्क्वायर तो देखिए अब बराबर कितना आएगा, 600 गुणते 10 की घाते ऋण 600 गुणते 10 की घाते ऋण 12। अब वोल्टेज कितना है, 15,000 kV। तो 15,000 की वर्क लेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वह आएगा दोस्तों 0.0675 फैरड। आप लोग भी ऐसे सॉल्व करके देख लीजिए करिए, तुक्का मत मारिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया है, क्वेश्चन को मतलब आप लगाइए, थोड़ा जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे कम वैल्यू कितनी है, ऑप्शन सी की है, ठीक है ना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों देखिए जो एयर कैविस्टर होता है ना, उसके जो अगर ब्लैक बैंड जो होता है वह शो करता है कि उसके आउटसाइड फॉइल को, मतलब एयर कैविस्टर का ब्लैक बैंड वह आउटसाइड फॉइल को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैविस्टर प्रीफर्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट। मैंने आपको जब कैविस्टर के टाइप बता रहा था तभी मैंने बताया था कि जो माइका कैविस्टर होता है वह हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि एन इलेक्ट्रोलाइटिक कैविस्टर इज जनरली मेड टू प्रोवाइड। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक कैविस्टर जो होता है वह लार्ज वैल्यू की कैविस्टेंस को बनाने में किया जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अब कह रहा है कि इन ऑर्डर टू रिमूव स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मशीनरी। कह रहा है कि एक मशीन से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है। दोस्तों हम जानते हैं कि उसे ग्राउंडिंग किया जाता है, ठीक है ना, अर्थिंग किया जाता है। तो अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों इफ़ अ थर्ड इक्वल एंड सिमिलर चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन 2 इक्वल एंड सिमिलर चार्ज। कह रहा है कि तीसरा समान और बराबर चार्ज रिप्लेस कर दिया जाता है किससे, 2 बराबर और सिमिलर चार्ज से। तो अब तीसरा चार्ज क्या हो जाएगी, तो दोस्तों वह अभी कुछ नहीं होगा, वह स्टेबल अवस्था में ही रहेगा, ठीक है ना, मतलब वह समय अवस्था में रहेगा। ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है नॉर्मली, लेकिन हो सकता है पूछ ले। देखिए अब अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि ओरिजिन अराउंड अ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज। एक स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब मैंने आपको बताया था कि ये चार्ज है, ठीक है ना। अब इसके चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उत्पन्न होता है ना, तो ये वही कह रहा है। अब अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इन केबल अकर्स। किस में होता है दोस्तों, मैंने बताया था कि इंसुलेटर में होता है मिनिमम वैल्यू पोटेंशियल ग्रेडियंट का, और मैक्सिमम किस में होता है, कंडक्टर में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम। क्वेश्चन नंबर 166 डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम क्या होता है। दोस्तों मैंने बताया था कि अगर डाइलेक्ट्रिक को हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, लेकिन यहाँ कह रहा है कि ज़्यादा होगी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है ना। अगर हम डाइलेक्ट्रिक को मॉइस्चर करते हैं तभी उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ कह रहा है ज़्यादा होगी, मतलब ये भी गलत है। कह रहा है कि अगर हम कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सभी इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए सेम होता है, नहीं दोस्तों सभी के लिए अलग अलग होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का कोई भी जवाब सही नहीं है, इस तो लिख देंगे नन ऑफ द अबव, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ चार्ज। दोस्तों अब ये जो क्वेश्चन नंबर 167 है ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझिएगा इसे। कह रहा है कि अ चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड इन अ वैक्यूम फ्रॉम एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज रिपेल्स। कह रहा है कि एक चार्ज होता है वैक्यूम में, ठीक है ना, और इसी के समान चार्ज होता है, जब समान चार्ज होता है वह 9 × 10⁻³ न्यूटन से इसे रिपेल करता है, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसकी वैल्यू मतलब पूछा है कितना होगा, मिली कुलाम, माइक्रो कुलाम, पिको कुलाम या फिर कुलाम। देखिए समझते हैं पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए दो चार्ज हैं,
माना हम एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, ठीक है ना। अब देखिए कर रहा है रिपेल कर रहा है। रिपेल कब करेगा दोस्तों, मैंने बताया कि अगर सेम चार्ज हैं, ठीक है ना, तो वे एक दूसरे से रिपेल करेंगे, मतलब इन दोनों के बीच डिट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अगर वहीं पे अगर डिफरेंट चार्जेज होते हैं तो उन लोगों के बीच अट्रैक्शन चार्ज लगता, अट्रैक्शन फोर्स लगता, ठीक है ना। तो अब ये एक दूसरे इसको देखिए, अब ये सेम चार्ज हैं, इस वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। अब जो डिस्ट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू दिया है 9 गुणित 10 की घाते 3, 9 गुणित 10 घाते 3 न्यूटन, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच जो चार्ज लग रहा है, अब देखिए अब फोर्स लग रहा है किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है, देखिए ये है, ठीक है ना, अब फोर्स इतने की वैल्यू है। अब इस क्या होगा, ये एक दूसरे से भागेंगे, ठीक। अब देखिए अब चार्ज ऑफ 1 कूलम कितना होता है कि चार्ज ऑफ 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब यहाँ पर बल 9 गुणित 10 घाते 3 न्यूटन लग रहा है, लेकिन अगर बात करें हम बल की, तो जो 9 गुणित 10 की घाते अगर 9 न्यूटन का लगता तो उसे 1 न्यूटन कहते हैं। हम जानते हैं ना के की वैल्यू कितनी होती है, मैंने बताया था आपको 9 गुणित 10 घाते 9, नहीं याद आ रहा है फार्मूला, देखिए मैंने आपको बताया था कि एफ इंटू के Q1 इंटू Q2 अपान क्या होता है d²। तो इस के की वैल्यू मैंने आपको बताया था 9 गुणित 10 की घाते 9 न्यूटन, ठीक है ना। तो देखिए वही कह रहे हैं कि यहाँ पर बल कितना लग रहा है 9 गुणित 10 की घाते 3 न्यूटन। और अगर हम 9 गुणित 10 घाते अगर 9 न्यूटन की बल लगाएं तो इसे 1 कूलाम कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे 10 की घाते ऋण 6 से भाग देंगे, तभी तो ये 10 घाते ऋण 3 यहाँ आएगी। तो अब देखिए 9 गुणित 10 की घाते 9 बटे 10 की घाते ऋण 6 से अगर हम भाग देंगे, मतलब ये 1 माइक्रो कूलाम की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका इस क्वेश्चन यही कर रहा था दोस्तों, समझना थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे अगर मार्क कर लेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि आ जाए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन कहाँ गया, माइक्रो कूलाम, ऑप्शन बी, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन करा है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम इज, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसमें व्यक्त किया जाती है, तो मैंने आपको बताया था कि 1 किलो वोल्ट पर mm में व्यक्त की जाती है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन करा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम विल हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब कह रहा है कि किसकी रिलेटिव परमिटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया है वह इसमें तो वाटर दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह ग्लास होना चाहिए, इसलिए मैं इसे अभी आपको बता नहीं रहा हूँ, इसे छोड़ देता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।